आज की क्लास जो है एक क्लास यूपी पेट लेवल के लिए होगी, इससे ज़्यादा के लिए नहीं है। यूपी पेट लेवल समझकर इसको पढ़ेंगे और कवर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ चुका है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए जो भी कवर किया जाएगा बहुत तेज़ी से। तो पॉलिटी का सेक्शन अगर चालू करते हैं तो इसमें सिलेबस में पहला पॉइंट क्या लिखा है, संविधान की विशेषताएँ। और इस विशेषता में पूरे संविधान न पढ़कर अगर हम लोग शॉर्टकट में सब चीज़ निपटाया जाए तो सबसे पहले पॉइंट पकड़ सकते हैं संविधान की प्रस्तावना को। प्रस्तावना क्या है? प्रियम्बल। और प्रियम्बल किसका विकसित रूप है? तो उद्देशिका का विकसित रूप ही क्या है? प्रियम्बल। अब इसको इस समय ऐसा है कि बस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो पॉइंट में अगर सबसे पहले देखा जाए प्रस्तावना में, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो पहला शब्द जो मिलता है उसमें क्या है? प्रभुत्व संपन्न। दूसरा यहाँ से क्या है? समाजवादी। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। उसके बाद लोकतंत्रात्मक। और क्या है? गणराज्य। अब इन शब्दों का मायने पिछली बार एग्जाम में क्या किया था, इधर पे ऐसा पंथ निरपेक्ष को उठाया था और एग्जाम्पल या ऑप्शन इस तरीके का बनाया कि बहुत कम लोगों को समझ में आया, इधर का क्वेश्चन उधर होने लगा। तो इसीलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें से उद्देशिका, उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया, प्रस्तावना क्या है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे समझ जाइए। तो प्रस्तावना को कौन क्या बोला है, प्रस्तावना को किसने क्या बोला है? प्रस्तावना पे लिख लीजिए संविधान सभा ने। संविधान सभा ने किसको आत्मा बोला है? प्रस्तावना को आत्मा बोला है। दूसरी बात, अभी जो एक केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस में जो वकील थे नानी पालकी वाला, उन्होंने इसको संविधान का आईडी कार्ड बोला है। संविधान का क्या? पहचान पत्र बोला है प्रस्तावना को। तो इससे जानिए संविधान सभा, पूरी संविधान सभा इसको क्या बोलती है? पूरी संविधान सभा संविधान का आत्मा बोला है। और नानी पालकी वाला ने इसको क्या बोला है? नानी पालकी वाला ने इसको संविधान का आईडी कार्ड या पहचान पत्र बोला है। ठीक, अब इसका प्रभुत्व संपन्न का मतलब चालू करते हैं। तो एक एक पॉइंट में अगर समझा जाए तो इस प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? इसका आशय ऐसे होता है कि कोई भी राष्ट्र हो, उस राष्ट्र अपने आंतरिक तथा बाह्य मामले में, आंतरिक तथा बाह्य मामले में निर्णय के लिए क्या हो? निर्णय के लिए स्वतंत्र हो। आंतरिक तथा बाह्य मामले के निर्णय के लिए क्या स्वतंत्र हो? कोई भी राष्ट्र जो क्या हो? प्रभुत्व संपन्न होगा। ऐसा राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र क्या होगा? अपने आंतरिक तथा बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। जैसे अब भारत देश से समझ लीजिए, भारत के अगर राष्ट्रपति हैं तो क्या कर सकते हैं? कोई भी देश के अंदर का मामला है उसके लिए भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, और देश के बाहर का कोई मामला है उसके लिए भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, चाहे आंतरिक मामला हो चाहे बाह्य मामला हो। अगर इसको आप यहाँ से इतने आसानी से भी समझ सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, बस ऐसा पॉइंट पकड़िए। घर का कोई एकदम, हर घर में इसे मिल सकते हैं आपको, एकदम मनबर टाइप का लड़का है जो क्या है? अपना आंतरिक मामला, घर के अंदर का भी मामला और घर से बाहर काले जोले सारा मामला क्या है, जो अपने आप को स्वयं से डील कर सकता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। इसे टाइप के मामले से आप क्या समझ सकते हैं? आंतरिक और बाह्य मामला को जो अपने आप से निपटा सकता है, किसी देश पे इंडिपेंडेंट नहीं है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, ऐसा ही राष्ट्र क्या होगा? प्रभुत्व संपन्न होगा, जो आंतरिक तथा बाह्य मामले में स्वतंत्र होगा। अब आते हैं समाजवादी। ये क्या है? समाजवादी शासन व्यवस्था से तात्पर्य है हमारे यहाँ। तो भारत का समाजवाद जो है, यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकता है, इसलिए बन सकता है समाजवाद क्या है? आर्थिक व्यवस्था का रूप है। अब इसमें अगर पॉइंट पकड़ते हैं तो आप क्या समझ सकते हैं कि समाजवाद, लेकिन भारत के समाजवाद को क्या बोला गया है? लोकतंत्रात्मक समाजवाद। लोकतंत्रात्मक समाजवाद। अभी लोकतंत्रात्मक समाजवाद का मतलब इसे बोला गया कि जहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, उस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि उत्पादन के साधनों पर किसका होता है? राज्य का नियंत्रण होता है। अब राज्य का नियंत्रण होने का मतलब कि देश में कोई भी उत्पादन का साधन, मिल्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कंपनियां होंगी, सिर्फ किसका होगा? सरकार का होगा। सरकार के अलावा दूसरे का नहीं होगा। लेकिन भारत में हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि
सिर्फ सरकारी कंपनी है। अगर क्या है, बीएसएनएल है तो कहीं ना कहीं जियो भी है, इसके अलावा भी इसे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं। तो इस हाल में आप समझ सकते हैं कि भारत में जो व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था है। अगर इसका पूरा जजमेंट जानना है तो डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1882 वाले केस में देखेंगे तो सारा का सारा इसमें जजमेंट मिल सकता है। तो कैसा बताया गया, कोर्ट के द्वारा बताया गया भाई भारत का समाजवाद कैसा समाजवाद है, ये लोकतांत्रिक है। अभी इसलिए इसको इस मुद्दे को पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि इस पे अभी क्लेम किया गया किन दो मामले पर, ये समाजवाद को और पंथ निरपेक्ष मामले को कोर्ट में चैलेंज किया गया कि इसको समाप्त कर देना चाहिए। अब समाप्त करने के लिए तर्क क्या दिया गया कि बोला गया भाई ये समाजवाद जो है यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं। दूसरा, भारत के लिए पंथ निरपेक्ष भी चैलेंज किया गया। कहा है इस मामले को जोड़ने के संदर्भ में विवाद को लेकर इन सबको चैलेंज किया गया। इसमें मतलब क्या था कि जब इमरजेंसी चल रहा था उस समय सब संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। तो संशोधन इसके लिए कौन सा था, जो याद करने योग्य बात है वो कौन सा संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। इसका टाइमिंग क्या है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976, इसका टाइमिंग है 76। तो यहाँ से जोड़ा गया। अब इसमें मतलब क्या था कि इमरजेंसी के दौरान इसको किसमें शामिल कर दिया गया, संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो चैलेंज किया गया कि 368 ऐसी स्थिति में कैसे मान्य हो सकता है, यही लेकर कोर्ट में चैलेंज किया गया है। लेकिन इस पे भी जजमेंट है कोर्ट के द्वारा। इसमें बताया गया कि समाजवाद क्या है, कोई अलग आर्थिक अवधारणा का शब्द नहीं है। अगर समाजवाद को देखना है तो आप किस में देख सकते हैं, भाग 3 में, भाग 4 में, डीपीएसपी में देख सकते हैं। उसके बाद फंडामेंटल राइट में देख सकते हैं कि कल्याणकारी भावना संविधान में ही निहित है। तो अलग से प्रस्तावना है, वहां से हटाने का इसका कोई ऐसा विशेष मतलब नहीं। तो समाजवाद का मतलब इतना होता है। अगला पॉइंट क्या है, पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष में दो मैटर आता है, एक पंथ निरपेक्ष होता है और एक क्या है, दो ठो हमको सुनने को मिलता है। एक तो बोलते हैं धर्म निरपेक्ष और एक तो यहाँ लिखा ही है क्या है, पंथ निरपेक्ष। अब धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है, तो धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि कोई भी राष्ट्र, जो राष्ट्र है उस राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं होगा। धर्म किसका नहीं होगा, किसी भी राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन पंथ निरपेक्ष में क्या होता है कि कहा कि राष्ट्र का तो धर्म नहीं होगा, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन पंथ निरपेक्ष में क्या है, जो जनता होगी या जनता धर्म को आबाद रूप से मान सकती है, आबाद रूप से मान सकती है। अब देखिए दो तरीके यहां से बदले गए, एक जो देश होगा और देश की सरकार होगी उसका कोई अपना धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों के प्रति कैसा होगा, एकदम आदर सम्मान की भावना से रहेगा, किसी भी धार्मिक मामले में पूरी तरह से तटस्थ रहेगा। लेकिन जैसे ही क्या आता है पंथ निरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्ष में क्या हो जाता है कि वहां के नागरिकों को क्या किया जाता है, पूरी तरह से नागरिकों को क्या होता है, पूरी तरह से धर्म को मानने के लिए क्या होता है, आबाद रूप से आजादी होती है कि वहां का कोई भी नागरिक किसी भी तरह से किसी भी धर्म को मान सकता है। ठीक, और अगला यहां से लोकतंत्र। लोकतंत्र की जो परिभाषा दिया गया है वो सबसे ज्यादा फेमस किसकी परिभाषा है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति, कौन, अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन का 16वें पदक्रम में राष्ट्रपति थे अमेरिका में। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जिसके द्वारा क्या किया गया था, जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही क्या है, लोकतंत्र है। एकदम आसान भाषा में लोकतंत्र समझिए वो क्या होना कि जो शासन प्रमुख का चुनाव होता है, शासन प्रमुख का चुनाव क्या हो, शासन प्रमुख जो गद्दी पर है वो क्या हो, चुनाव के माध्यम से निर्वाचित करके शासन प्रमुख आता हो, ऐसी व्यवस्था को क्या बोला जाता है, लोकतंत्र बोला जाता है। तो भारत का या पूरी तरह से देखेंगे तो लोकतंत्र का भी दो प्रकार होता है। पहले लोकतंत्र को अलग करें तो एक क्या होता है, प्रत्यक्ष, दूसरा लोकतंत्र क्या है, अप्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के भी क्या है, दो तरीके, एक क्या है अध्यक्षी और दूसरा क्या है, संसदीय। अध्यक्षी और संसदीय, ये प्रणाली कहाँ है, ये अमेरिका में है, और ये कहाँ है, संसदीय शासन प्रणाली, ये
भारत में है। तो इन दोनों में भी अंतर होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ इतने से कि लोकतंत्र को कंप्लीट करके छोड़ दीजिए, आगे नहीं पढ़ना है हम लोग को उससे ज़्यादा। और लास्ट क्या होता है, गणतंत्र। गणतंत्र में अलग से तो कुछ विशेषता। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि उस देश में, किस देश में, उस देश में कोई भी नागरिक किसी भी पद के लिए, देश का कोई भी नागरिक हो और किसी भी राजनैतिक पद के लिए, किसी भी राजनैतिक पद के लिए क्या है, चुनाव लड़ सकता है। चुनाव जो उसकी योग्यता को पूरा करता है, ऐसे स्थिति में क्या है, वो किसी भी राजनीतिक पद को लड़ सकता है। तथा कहा गया कि उस राष्ट्र में जो सर्वोच्च पद हो, जो पद क्या हो, सर्वोच्च हो, ऐसा पद क्या हो, वंशानुगत न होकर कैसा होता हो, निर्वाचित होता हो। वंशानुगत न होकर क्या होता हो, निर्वाचित होता हो। इतना से क्या है कि प्रस्तावना की विशेषता को समाप्त कर सकते हैं। इससे ज्यादा यहाँ से पढ़ना है। प्रस्तावना से जुड़ा 2-3 मैटर पढ़ लीजिए कि प्रस्तावना को कब संविधान का अंग नहीं माना गया, संविधान का अंग नहीं माना गया। तो ये किस केस में था, इन री बेरुबारी में क्या कहा गया, संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, और अगर अंग नहीं है तो क्या होगा, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और किसमें कहा गया कि संविधान का अंग है, तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। इस केस में क्या कहा गया कि जो है प्रस्तावना, ये क्या है, संविधान का अंग है। प्रस्तावना जो क्या है, संविधान का अंग है, और अगर संविधान का अंग है तो ये क्या है, संशोधन इसमें किया जा सकता है। ये लास्ट के जो दोनों मैटर हैं, यहाँ से क्वेश्चन होते रहते हैं, तो यहाँ को लास्ट को करके पूरा कर लीजिए। ऐसे क्रम में पेड के लिए ही और भी वीडियो समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रेजेंट टाइम में समाप्त करे बात करी या जो पहले का नहीं, इस पे पहले भी केस है और अब भी केस है। इस समय में, अभी वर्तमान समय में इस पे सुनवाई चल रही है। मामला बहुत पुराना, पहले भी इस पे जजमेंट हो चुका है, लेकिन अब भी इस पे लोग कोशिश कर रहे हैं। पहले समझने से पहले अगर और डीप में आपको जानना है कि काहे इस पे चैलेंज किया जा रहा है और काहे ये आया था, अगर शुरुआती टाइम में और पीछे से देखते हैं, राजनीतिक हिसाब में अगर देखेंगे आप, तो सबसे पहले मिला क्या था, इंदिरा के समय में जब एनडीए की सरकार चल रही थी, जनता दल के कारण ही ऐसा किया गया था। तो उनका कहना था, इधर से लोग की आइडियोलॉजी क्या थी, दूसरी पार्टियां जो जनता दल नाम से चल रही थी पार्टी, उस पार्टी की विचारधारा क्या थी कि हम लोग उस पार्टी की मूल विचारधारा में ही शामिल क्या था, समाजवाद की जगह पर नहीं क्या था, पूंजीवाद शामिल था। और दूसरा वो लोग क्या कहते थे, पंथ निरपेक्ष नहीं, भारत कैसा राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र। अब ये दोनों का मतलब क्या था, अब सोचो, हमेशा पार्टियां अपने हिसाब से रहती हैं। ये सब जो किया गया था, ये असलियत में किया क्या गया था, इंदिरा के टसन में किया गया था। भाई सामने से अगर पार्टी बार बार प्रेशर कर रही है, पार्टी प्रेशर कर रही है कि अगर हम जीतते हैं तो हम क्या लाएंगे, हम जीतते हैं तो देश को कैसा बनाएंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाएंगे। और दूसरा यहाँ क्या था, पंथ निरपेक्ष में आप देखिए क्या कहा कि पंथ निरपेक्ष में ऐसा होगा कि क्या होना है, पंथ निरपेक्ष से पहले यहाँ जब शामिल नहीं था, तो इनका कहना क्या था, जब हम लोग आ जाएंगे सत्ता में, आगे हम लोग चल के यहाँ पर क्या करते, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाते। ये उनके तरफ से एक ऐसा चैलेंज के रूप में था कि ठीक है, अभी तो दूर की बातें हैं, मैं सीधा कहाँ शामिल कर दूं, मैं इसको सीधा प्रस्तावना में शामिल करती हूँ। मैटर सिर्फ टसन से चालू हो, तो यहाँ पर क्या जोड़ दिया गया, आर्थिक नीति के लिए समाजवाद जोड़ दिया गया। और दूसरा, इधर से लोग कह रहे थे कि हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यही चीज को बदलने के लिए क्या कर दिया गया, इसी को दिखाने के लिए उन्होंने क्या जोड़ दिया, पंथ निरपेक्ष जोड़ दिया। अब सामने वाली पार्टी के ऊपर क्या है कि जब पार्टी अब आए, उतना बहुमत लाए, उतना हिम्मत रखे, कोर्ट से उतना लड़ सके, तो इसको चैलेंज करे, इसको बदलवाया जा सके। लेकिन जजमेंट में 2 बार इसको मना किया जा चुका है, और आगे जो भी जजमेंट होगा, वो जजमेंट आने के बाद धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा। तो धन्यवाद।